हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टाइको जो कि एम्परर जोन का सेकंड सबसे मोस्ट पावरफुल डिसेबल था और वही 5C लॉक फॉर्मेशन को भी मैनेज किया करता था। लेकिन अचानक से ही तीन फॉर्मेशंस वहाँ पे एक साथ ही टूट जाती हैं और उसका छोटा भाई उसे वहाँ पे आकर अपर डोमेन की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है कि इन 3 सील्स के टूट जाने की वजह से वेटियन के लोग आजाद हो चुके हैं, जिन्होंने डैनलॉन्ग सिटी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन पहली 2 सिटीज को डिस्ट्रॉय करने वाला एक मिस्टीरियस पर्सन है, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर जो कोई भी है, पर वो वेटियन ली की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनकर टाइको वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और जैसे ही एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसकी सिटी में पहुंचते हैं तो टाइको ने वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से कमाल की बात तो ये थी कि अकामी ने बहुत ही चालाकी के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर पीलू की सोल का एक टुकड़ा भी डाल दिया था, जिसके चलते तो एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन के साथ साथ टाइको को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो बर्निंग रॉक लेकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ एम्परर जोन के सबसे ग्रेट डिसेबल ये चैन को भी इस सब के बारे में पता चल चुका था। और वो डिसेबल जिसका नाम ये चैन था, वो एंसेस्टर ज़ू से बदला लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अपर डोमेन की 5वीं और सबसे मोस्ट पावरफुल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम चैनगू टाई था। लेकिन वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पहुंचने से पहले चाओ फेंग और लिंग ज़ू पहुंच चुके थे, जो कि सिटी की गेट इंट्रेंस को पार करते हुए अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उन्हें सिटी इंट्रेंस की पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था, जो देखकर तो लिंग ज़ू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की अजीब सी सिटी है जिसकी इंट्रेंस गेट की रक्षा करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। और यही सोचकर वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सिटी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक मार्केट के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर तो लिंग ज़ू वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हवा के चलते एक पेज उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे लिंग ज़ू के हाथों में आ जाता है। जैसे जब लिंग ज़ू पढ़कर देखता है तो सिटी के सभी लोगों को सिटी पैलेस के अंदर इन्वाइट किया गया था और उसी के साथ साथ किसी को भी 3 दिनों तक बाहर निकलने से मना किया गया था, ताकि इन 3 दिनों के अंदर अंदर सिटी लॉर्ड एंसेस्टर ज़ू को पूरी तरह से खत्म कर सके। और ऐसा सिटी लॉर्ड ने इसलिए किया था कि ज़ू यांग के रूप में अपर डोमेन की तरफ जो इतना ज्यादा बड़ा खतरा बढ़ रहा है, ताकि वो उससे अपने लोगों को बचा सके। और उसे पढ़कर लिंग ज़ू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है ये सिटी लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा बहादुर निकला। और उसी के साथ साथ लिंग ज़ू वहाँ पे अपने छोटे भाई ज़ू यांग की तारीफ करते हुए चाओ फेंग से कहता है, देखा कैसे मेरे छोटे भाई का खौफ पूरे अपर डोमेन के अंदर फैल चुका है और उसके डर से अब लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे। लिंग ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहती है, इंटरेस्टिंग है, जितना मैंने सोचा था तुम्हारा ये छोटा भाई तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, लेकिन अभी तक भी उसका असली टेस्ट लेना बाकी है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों को वहाँ पे अपने कानों में एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उसी दिशा में ही देखने लगे थे जहाँ उस इंस्ट्रूमेंट की धुन की वजह से हम देखते हैं कि अचानक से उस स्टोन पिलर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके चलते उस स्टोन पिलर के अंदर लगी हुई आखिरी फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी। जिसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड ये चैन का ही था, जो कि वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए लगातार वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन की ताकत को बढ़ा ही जा रहे थे। और जैसे जैसे इस फॉर्मेशन की पावर बढ़ रही थी, सिटी लॉर्ड ये चैन भी वहाँ पे खुश होते हुए खुद से ही कहता है, इवन अब तो 5 स्पिरिट फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, मुझे लगता है उसे भी अपने साथियों की मौत का बदला चाहिए और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उनकी मौत का बदला लेके रहूंगा। ये कहकर ये चैन ने अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था अर्थक्वेक। और जैसे ये चैन का अटैक वहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ चाओ फेंग और लिंग ज़ू की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहता है, वेटियन ली के कुत्तों, आज मैं यहाँ पे तुम दोनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला और तुमसे अपने हर एक साथी की मौत का बदला लेके रहूंगा। और ये कहते ही चैन ने वहाँ पे अपने अर्थक्वेक अटैक के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़े जेमस्टोन को भी समन कर लिया था और उस जेमस्टोन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला भी कर दिया था, जो दूर से देखने से तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ऊपर आसमान से उन दोनों के ऊपर एक मीटियोर गिर रहा हो, जो देखकर तो लिंग ज़ू वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा वहाँ पे ये चैन की तारीफ करते हुए कहता है, ये लड़का तो अपने 5 स्पिरिट एरे फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, वाकई ही मानना पड़ेगा, इसमें थोड़ी बहुत तो एबिलिटी है। और ये कहकर वो वहाँ पे चाओ फेंग को ताना देते हुए कहता है, अगर मेरा छोटा भाई ज़ू यांग यहाँ पे होता तो कसम से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आता। असल में लिंग ज़ू वहाँ पे ये सब जानबूझकर चाओ फेंग को भड़काने के लिए कह रहा था, ताकि वो उसकी भी पावर्स का नमूना देख सके, क्योंकि जब से वो दोनों अपर डोमेन में पहुंचे थे वो बस एंसेस्टर ज़ू के पीछे छुप कर ही उन्हें देख रहे थे। पर इस बार क्योंकि चाओ फेंग कुछ अलग करना चाहती थी तो इसलिए वो एंसेस्टर ज़ू से पहले यहाँ पे सिटी में आ चुकी थी। और लिंग ज़ू की ये बात सुनकर उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ आ रहे उस बड़े से जेमस्टोन को भी एक ही झटके के साथ रोक लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वहाँ पे अपनी पावर के सिर्फ एक ही इशारे के साथ उस पूरी की पूरी जेमस्टोन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो ये चैन भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए खुद से ही कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले और इन्होंने इतनी आसानी के साथ मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय
कर दिया। मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे इन्हें हराना है तो मुझे यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करना होगा। और ये कहकर तो ये चैन ने अब अचानक से ही वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को और भी जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था, जिसे वो वहाँ पे बजाते हुए अपनी गोल्डन फ्लेम्स बनने दी स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जैसे ये चैन वहाँ पे अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से उसकी फॉर्मेशन ने भी वहाँ पे एक फ्लेम फॉर्मेशन का रूप ले लिया था, जिसके अंदर से वहाँ पे चाओ फेंग और लिंगजू दोनों के ऊपर वहाँ पे आग के गोले बरसने लगे थे। और देखते ही देखते उन आग के गोलों ने वहाँ पे उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर लिंगजू जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी सीनियर सिस्टर चाओ फेंग से कहता है, सीनियर सिस्टर इस अटैक को मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर लिंगजू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल दिया था, जिसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस फ्लेम को डिस्ट्रॉय करते हुए उस अटैक को भी वहाँ पे पूरी तरह से बेकार बना दिया था। और जैसे ये चैन का ये अटैक डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि ये चैन की अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन उसके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था, जो कि उसके मुंह से होते हुए सीधा वहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाके गिरता है। और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अचानक से ही वहाँ पे खुद से ही कहता है, इतना ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट हो रहा तो आज तक मैंने किसी के अंदर भी नहीं देखा। जरूर से इस पर्सन की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी, पर मैं यहाँ पे ऐसे हार भी नहीं मान सकता। मैं मानता हूँ कि मेरे दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब तक मस्ताजुन यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक मुझे कुछ भी करके इन दोनों को यहीं पे रोक के रखना होगा, क्योंकि अगर ये लोग मुझे यहाँ पे हराते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो ये मेरे मस्तक की कल्टीवेशन में भी बाधा डाल सकते हैं। और ये कहकर तो अब ये चैन ने वहाँ पे अपनी पूरी ताकत के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके दोनों हाथ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी करके जितना ज्यादा हो सके अपने मास्टर को समेट देना चाहता था, और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, उन दोनों को वहाँ पे रोके रखना। और ये कहकर जैसे जैसे ये चैन अपने इंस्ट्रूमेंट की पावर को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन ने एक बार फिर से अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। और अब की बार वहाँ पे लिंगजू और चाओ फेंग के ऊपर कुछ फ्लेम एनर्जी बीम से हमले होने लगे थे, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे ये चैन से इंप्रेस होते हुए कहता है, लड़के वाकई मानना पड़ेगा तुम में कोई तो खास बात है। मैंने अपने पिछले अटैक में अपनी 10% ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, पर उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे दोबारा मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए। ये अपने आप में ही तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहकर लिंगजू ने भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी सोर्ड के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी सोर्ड भी वहाँ पे हमली स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ग्लो होने लगी थी। पर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड को लेकर ये चैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से चाओ फेंग ने उसे रोकते हुए वहाँ पे अपना पर्पल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ ये चैन की फॉर्मेशन की पावर तक को भी सप्रेस कर दिया था। और जैसे जैसे चाओ फेंग का स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे फैल रहा था, हम देखते हैं कि बेचारी ये चैन के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ने लगा था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये चैन तो वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए चाओ फेंग से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को हमारी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। और ये कहकर तो अब बेचारे ये चैन ने वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले वो वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को बचाने के लिए ग्रीन डिफेंस एरे का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे जमीन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल रूट्स निकलने लगे थे, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए अचानक से वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। ये एक 5th लेवल का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, जिसे डिस्ट्रॉय कर पाना तो एक 5th लेवल के इमोर्टल कल्टीवेटर की भी बस की बात नहीं थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिफेंस एरे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर आज बेचारे ये चैन का जिन लोगों के साथ मुकाबला हो रहा था वो भी तो कोई आम इंसान नहीं थे, जबकि हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ भी ये चैन के इस अटैक को देखकर एक बार फिर से उसकी तारीफ करते हुए कहता है, इसका ये डिफेंस एरे तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का दिखाई दे रहा है। जबकि हम देखते हैं कि उसे देखते हुए चाओ फेंग के फेस के ऊपर तो एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, और अचानक से उसने वहाँ पे अपनी सिर्फ आंखों के इशारे से ही अपने हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा का रुख वहाँ पे उस डिफेंस एरे की तरफ ही मोड़ दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस डिफेंस एरे के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ न सिर्फ वो डिफेंस एरे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिटी फॉर्मेशन के बीचों बीच भी एक बहुत बड़ा होल बन चुका था। और सबसे खराब हालत तो बेचारी ये चैन की दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे सिटी फॉर्मेशन के अंदर होल होता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से ये चैन भी वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, और उसी के साथ साथ उसका इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। और बेचारी ये चैन की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उससे वहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिंगजू वहाँ पे अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग के मजे लेते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर इतना छोटा काम करने की भला आपको क्या जरूरत थी? अगर आपने इस बारे में मुझे कह दिया होता तो मैं आपके लिए छोटा सा काम कर देता। हालांकि लिंगजू ने ही चाओ फेंग को जानबूझकर ये सब करने के लिए भड़काया था, और अब खुद ही उसे वहाँ पे ब्लेम कर रहा था। मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये एंसेस्टर ज़ू का बड़ा भाई है, क्योंकि एंसेस्टर ज़ू जितना ज्यादा कम बोलते हैं ये उतना ही ज्यादा बकबक करता है। जबकि चाओ फेंग का एटीट्यूड बिल्कुल एंसेस्टर ज़ू की तरह दिखाई दे रहा है। वो भी एंसेस्टर ज़ू की तरह ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, बल्कि उसी के साथ साथ बिल्कुल एंसेस्टर ज़ू की तरह सिर्फ मतलब के समय ही बोलती है। और यहाँ पे भी चाओ फेंग लिंगजू की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे ये चैन के सामने पहुंच जाती है, और गोल्टून में वहाँ पे ये चैन से सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम यहाँ पे ज़ू यंग को मारना चाहते थे, बताओ मुझे क्या अभी भी तुम ज़ू यंग को मारना चाहते हो? इस पे ये चैन जो कि वाकई एक बहुत ज्यादा बहादुर योद्धा था, वो अचानक से वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करके
के खुद को एक्सप्लोर करते हुए उन दोनों से कहता है, ये तो सोचना भी मत कि मैं यहाँ पे अकेला मरूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे तुम दोनों को भी अपने साथ लेके मरूंगा। और ये चैन कैसा कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चैन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था। पर ये सब देखकर चाओ फेंग वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए उससे कहती है, मेरी इजाजत के बगैर तो तुम यहाँ पे खुद को मार भी नहीं सकते। और ये कहते हुए चाओ फेंग वहाँ पे एक चुटकी बजा देती है, इसके चलते हम देखते हैं कि ये चैन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे दोबारा उसके अंदर ही सीमित होकर रह जाती है, जो देखकर तो खुद ये चैन भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। अब तक तो मुझे सेल्फ एक्सप्लोड हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे यहाँ पे बचा लिया। कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। भला कोई किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ एक ही चुटकी के साथ। मैंने अब तक नाइन्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर्स के बारे में सुन रखा है। हालांकि नाइन्थ इमोर्टल रियलम का कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि गोड्स तक को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के अंदर भी ये काबिलियत नहीं होती कि वो किसी दूसरे इमोर्टल कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। आखिर कौन हो तुम लोग? तुम दोनों के अंदर ऐसी कमाल की पावर आई कहाँ से? और क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि तुम दोनों यहाँ पे किसकी तरफ से लड़ रहे हो? जिस पे चाओ फेंग वहाँ पे कोर्टून में उसके पहले सवाल का जवाब देते हुए उसे बताती है, तुम बस अभी डाउ इमोर्टल रियलम के 3rd लेवल तक ही पहुंच पाए हो, जो कि इमोर्टैलिटी का सबसे कमजोर लेवल माना जाता है। और अपने इस लेवल के चलते तो तुम कभी भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे, और तुम्हारी इस सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन को तुम्हें यहाँ पे अपनी एक चुटकी के साथ ही खत्म कर सकती हो। तो इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी तुमने यहाँ पे ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम यहाँ पे जू यंग का मुकाबला कर लोगे? अगर तुम यहाँ पे जू यंग का मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और ये कहकर चाओ फेंग अचानक से ही वहाँ पे एक चुटकी बजा देती है, जिसके चलते चाओ फेंग की पावर का एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे सीधा ये चैन की बॉडी के अंदर चला गया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे ये चैन की बॉडी के अंदर जाता है तो अचानक से हम देखते हैं कि वो एक साथ ही वहाँ पे दो लेवल्स ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो एक ही झटके के साथ वहाँ पे 3rd से 5th इमोर्टल डाउ रियलम में पहुंच चुका था, जो देखकर तो बेचारी ये चैन को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए पिछले हजारों सालों से मेहनत करते हुए आ रहा था, वो आज उसने एक ही झटके में पार कर लिया। और वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो लेवल्स को, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चैन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर वो वहाँ पे इमोशनल होकर चाओ फेंग को अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं पिछले 10,000 सालों से 3rd इमोर्टल डाउ रियलम में ही ट्रैप होकर रह गया था, और कोई भी मेरे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प नहीं कर पा रहा था। इवन एम्परर ज़ून भी ऐसा नहीं कर पाए, पर आपने यहाँ पे एक ही झटके के साथ एक नहीं बल्कि मेरे दो लेवल्स ब्रेक थ्रू करवा दिए। आखिर आप यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रही हैं? क्या आप मुझे इसकी वजह बता सकती हैं? जिस पे चाओ फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब देने के बजाय अपने हेमल स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लेती है, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे हवा में उड़ते हुए जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वो फिनिक्स मास्टर सोल सीधा जाकर वहाँ पे उस फॉर्मेशन के साथ टकरा जाती है, जिसके चलते न सिर्फ वो फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ उस फॉर्मेशन के भी वहाँ पे दो लेवल्स बढ़ चुके थे, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी वहाँ पे चेंज हो चुकी थी, जो देखकर तो बेचारी ये चैन का तो मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई किसी ने उसकी फॉर्मेशन तक को अपग्रेड कर दिया, जिसे एम्परर ज़ून ने खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगाया था। उनके मुताबिक तो एम्परर ज़ून इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में पहली बार एम्परर ज़ून से भी ज्यादा ताकतवर लोगों से मिल पा रहा था, इसलिए उस बेचारे का हैरान होना तो बनता ही था। पर वो जल्दी से अपनी हैरानगी को संभाल कर जल्दी से वहाँ पे चाओ फेंग के सामने आकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर आप लोग तो वीटिया लीग से बिलोंग करते हैं ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप वीटिया लीग के मास्टर की कुर्सी पाना चाहती हैं, इसलिए आप मेरी मदद कर रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे आपको वीटियन अलायंस के लीडर की पोजीशन पाने में पूरी मदद करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए अपने मास्टर को भी बुला सकता हूँ। पर इससे आगे बेचारा ये चैन वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले चाओ फेंग वहाँ पे कोल्टून में एक तरफ देखते हुए उससे कहती है कि जू यंग यहाँ पे आ गया। अब जू यंग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे ये चैन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं कि लिंग जू और चाओ फेंग दोनों वहाँ पे गायब होते हुए ये चैन से कहते हैं, जू यंग को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, क्योंकि वो खुद एक चलती फिरती मौत है। अगर तुम यहाँ पे मेरी मदद ही करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे जू यंग को हराना होगा। और चाओ फेंग कैसे कहती है हम देखते हैं कि उसकी आवाज भी वहाँ पे आना बंद हो जाती है, जो देखकर तो बेचारी ये चैन को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। कहाँ वो उन लोगों को वीटिया लीग का समझ रहा था, पर यहाँ पे तो सारी सिचुएशन ही अलग थी। लेकिन अभी बेचारा ये चैन वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसस्टजू भी वहाँ पे बन्ने क्रो के साथ पहुंच जाते हैं, जहाँ आसपास की जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए बन्ने क्रो वहाँ पे एसस्टजू से कहता है, बॉस मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, न जाने इस जगह को देखते हुए मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, और ऊपर से ये फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अभी फाइट हुई थी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये फॉर्मेशन अपर डोमेन की बाकी सभी फॉर्मेशन की तरह आम दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इससे निकलने वाला ऑरा तो मुझे काफी ज्यादा जाना पहचाना लग
लग रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कोई आ चुका है? लेकिन बॉस ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमसे पहले यहाँ पे आने की कोशिश कौन करेगा? हाँ, बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी आंखें बंद करते हुए उस फॉर्मेशन के ऑरा को महसूस करने लगे थे, जिसे महसूस करते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी। लेकिन वो अपनी स्माइल छुपाते हुए ये चैन से कहते हैं, ओ तो यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद कर रहा है। जिसपे ये चैन भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ज़ू यंग अब तो मेरे सीनियर्स भी मेरी मदद कर रहे हैं, यानी कि अब तो तुम्हारे जीतने का कोई चांस भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे तुमसे अपने सभी साथियों की मौत का बदला लूंगा और तुम्हें यहाँ पे इतनी बुरी मौत दूंगा कि मेरे साथियों की रूह को भी शांति मिल जाएगी। और ये कहकर ये चैन ने अचानक से ही वहाँ पे अपने 5th लेवल के मोटर एलएम की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था। और क्योंकि अब तो उसकी फॉर्मेशन भी वहाँ पे अपग्रेड हो चुकी थी, तो उससे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि आसपास की पूरी जगह ही वहाँ पे हिलने लगी थी। लेकिन ये चैन तो यहाँ पे भी नहीं रुकता, क्योंकि 5th लेवल में ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसके पास 5 एलिमेंट की पावर्स भी आ चुकी थी, जिन्हें वो वहाँ पे अपनी उस कमाल की फॉर्मेशन के साथ मर्ज करते हुए वहाँ पे 5 एलिमेंट वाले मैजिक ड्रैगन को समन करने लगा था, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे ऊपर आसमान में जाते हुए जोर जोर से रोर करना शुरू कर दिया था। जो देखकर ये चैन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ ऊपर आसमान में जाते हुए वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से कहता है, ज़ू यंग तुम्हें लोग चलती फिरती मौत कहते हैं और आज मैंने तुम्हें यहाँ पे मौत के घाट नहीं उतार दिया, तो मेरा नाम भी ये चैन नहीं। और ये कहकर ये चैन ने अचानक से वहाँ पे अपने 5 एलिमेंट वाले मैजिक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर भी एंसेस्टर ज़ू तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि वो अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए कॉल टोन में कहते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी मुझे मारने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा है वो सब बेकार है, क्योंकि मैं खुद देख पहुंचूं और मौत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और एंसेस्टर ज़ू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उनके हाथों से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसने वहाँ पे 5 एलिमेंट वाले ड्रैगन के अटैक को भी रोकते हुए उसकी पावर को वहाँ पे सप्रेस कर दिया था। और बेचारा ये चैन वहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू ने अचानक से वहाँ पे अपने हाथ को बंद कर दिया था, जहाँ उनके हाथ के बंद करते ही वहाँ पे सब कुछ तबाह होना शुरू हो चुका था। और उनके डिवाइन सुप्रीम एनर्जी के रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करती चली जा रही थी। और बेचारा वो 5 एलिमेंट वाला मैजिक ड्रैगन तो वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो चुका था। और वो सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन है जिसके दम पर ये चैन वहाँ पे इतना ज्यादा उड़ रहा था, उसमें भी धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। और बेचारा ये चैन वहाँ पे कुछ सो या समय पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसकी वो सो कॉल्ड पावरफुल फॉर्मेशन एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से खुद ये चैन भी उड़ते हुए अपने स्टोन फॉर्मेशन के साथ जा टकराया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि बेचारे ये चैन की हालत वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर बर्निंग क्रो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहीं के, जब तुम्हें पता ही था कि एंसेस्टर ज़ू एक चलती फिरती मौत है तो फिर क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके थे जो तुम मौत के साथ टकराने चले थे? क्या कभी कोई मौत से भी बच पाया है? और बर्निंग क्रो कैसा कहती हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू बर्निंग क्रो के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंग ज़ू और चाओ फेंग भी देख रहे थे। और लिंग ज़ू वहाँ पे अपने छोटे भाई एंसेस्टर ज़ू की तारीफ करते हुए चाओ फेंग से कहता है, सीनियर सिस्टर देखा मेरे छोटे भाई का कमाल है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इस कल्टीवेटर को एक गोड भी बना देती हो तो ये फिर भी यहाँ पे मेरे छोटे भाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से अपने छोटे भाई को गोड्स को भी मारते हुए देखा है। लेकिन आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन ही कहा था, पर अब मेरे छोटे भाई की ऐसी कमाल की पावर को देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हें यकीन हो चुका होगा कि मेरा छोटा भाई कितना ज्यादा ताकतवर है और क्यों वो मास्टर के सबसे ज्यादा क्लोज था। जबकि हम देखते हैं कि लिंग ज़ू की ये सारी बातें सुनकर चाओ फेंग को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। वो अचानक ही वहाँ पे थोड़ा गुस्से से लिंग ज़ू से कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई तुम्हारा छोटा भाई मास्टर जू जियान के काफी ज्यादा क्लोज था, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे छोटे भाई ने यहाँ पे जिस अटैक का इस्तेमाल किया था ये तो मास्टर जू जियान ने मुझे भी नहीं सिखाया था। हालांकि मुझे लगता था कि उनके सबसे ज्यादा क्लोज मैं थी, पर आज इसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि यही मास्टर जू जियान का सबसे फेवरेट डिसेबल रहा होगा। पर बेचारी चाओ फेंग कहाँ जानती थी कि एंसेस्टर ज़ू जहाँ पे पहुंच चुके हैं अब तो मास्टर जू जियान भी उनसे टकराने से डरते हैं। और ये सिर्फ अब से नहीं बल्कि जब एंसेस्टर ज़ू सिर्फ 5 साल के थे तब से ही ऐसा है। तभी लिंग ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग को चिढ़ाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर क्या ख्याल है कि आप अभी तक भी मेरे छोटे भाई की पावर का नमूना देखना चाहती हैं? अगर आप चाहें तो हम उसे आगे भी फॉलो कर सकते हैं। जिसपे चाओ फेंग भी वहाँ पे चिढ़ते हुए उससे कहती है कि अब देखने लायक बचा ही क्या है, अपने छोटे भाई की चाल को गौर से देखो, तुम्हें नहीं लगता कि इसकी चाल भी सेम टू सेम मास्टर जू जियान की तरह ही दिखाई दे रही है? और शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा, जब मास्टर जू जियान इस तरह से चलते थे तो इसका मतलब होता था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, यानी कि तुम्हारा छोटा भाई भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और आगे जाकर वो क्या क्या करेगा ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर इस सब के साथ साथ तुम्हारे छोटे भाई के अंदर कुछ ऐसी भी खास बातें हैं जो कि एक लीडर के तौर पर इसे मास्टर जू जियान से भी बेहतर बनाती हैं। यानी कि अभी के लिए टियान इंसेक्ट सेफ हाथों में है और जब तक हमारा टियान इंसेक्ट सेफ है तब तक मुझे कोई भी चिंता नहीं है। अब चाओ फेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिंग ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से उसके मजे लेते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनडायरेक्ट वे में ही यहाँ पे मेरे छोटे भाई की तारीफ कर रही हैं, पर ये जताना नहीं चाह रही। कम ऑन अब शर्मा क्यों रही
ही हो, आप मेरे छोटे भाई के सामने भी जाकर उसके फेस के ऊपर उसकी तारीफ कर सकती हो, वो बुरा नहीं मानेगा। और अगर सच कहूँ तो उसे पहले से ही यहाँ पे आपके होने का एहसास हो चुका होगा। अब लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फैन को वापस उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से लिंगजू का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उसे वहाँ पे किक मार देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चैन के घायल हो जाने की वजह से उस सील फॉर्मेशन की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और अगर वो सील फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती तो ड्रैगन अभ्यास के अंदर मौजूद ट्रैप बीट या ली के लोग भी आजाद हो जाते, जो देखकर ये चैन बेचारा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए खुद से ही कहता है, नहीं मुझे कुछ भी करके यहाँ पे इस फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर करना होगा। लेकिन ये कहते कहते ही बेचारा ये चैन वहाँ पे लड़खड़ाते भी दोबारा अपनी जगह पे गिर चुका था, पर हार वो वहाँ पे तब भी नहीं मानता। वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपना सर ऊपर उठाते हुए उस 5 लॉक स्प्रेड फॉर्मेशन से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे यहाँ पे अपना ही सैक्रिफाइस क्यों ना देना पड़े, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ पे रिपेयर करके रहूंगा। और ये कहकर ये चैन ने वहाँ पे अपनी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को रिपेयर करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो स्टोन फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक बार फिर से उसकी एनर्जी के साथ दोबारा से ग्लो होने लगा था, यानी कि ये चैन का मेथड काम कर रहा था। लेकिन बेचारा ये चैन वहाँ पे पूरी तरह से स्टोन फॉर्मेशन को वहाँ पे रिपेयर कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो डार्थ हेवनली लॉर्ड वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर के साथ ही ये चैन की सारी स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस कर दिया था। और ये चैन को वहाँ पे इतने ज्यादा दर्द में देखकर ना मैं अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, कितने अफसोस की बात है कि इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी अभी तक तुम यहाँ पे अपने लोगों के बारे में सोच रहे हो। आजकल तुम्हारे जैसे महान योद्धा तो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। अब उस हेवनली डार्क लॉर्ड को देखकर ये चैन भी वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, ओ तो ये तुम हो, पर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए यहाँ पे आने की? और तुम्हें पता है ना कि जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ पे अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पे वो हेवनली डार्क लॉर्ड भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि क्या हो गया, क्या अगर मैं यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मेरे पास अपनी पावर वापस पाने के कुछ और भी रास्ते हैं, जैसा कि तुम एम्परर यून का खास डिसेबल है, तुम्हें रिफाइन करते हुए मैं अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे टियान सेट के भी डिसेबल्स तो मौजूद है, उनको रिफाइन करने के बाद मेरी पावर्स किस हद तक बढ़ जाएंगी ये तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और तुम बेचारे टियान सेट के उस डिसेबल जू यंग के ऊपर जो अपने साथियों की मौत का इल्जाम लगा रहे हो, वो उसका काम नहीं बल्कि मेरा काम है। मैं एक एक करके एम्परर जून के सभी डिसेबल्स की बॉडीज को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ। पहले 2 डिसेबल्स तो किसी तरह से बच गए थे, लेकिन बाकी दोनों को मैंने ही मौत के घाट उतारा था और अब तुम्हारी बारी है। अब उस हेवनली डार्क लॉर्ड की सारी बातें सुनकर तो बेचारे ये चैन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ओ तो इस सब के पीछे तुम थे। लेकिन इससे आगे बेचारा ये चैन वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि अकामी ने वहाँ पे अपने डिमोनिक स्नेक का इस्तेमाल करते हुए ये चैन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। असल में ऐसा टजू का मकसद सिर्फ उसे फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करने का था, बाकी वो सभी सिटी लॉर्ड्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पीछे से अकामी और हेवनली डार्क लॉर्ड वहाँ पे एक एक करके उन्हें मारते हुए उनकी बॉडी को रिफाइन करते चले जा रहे थे। और बेचारे ये चैन के साथ भी वो लोग वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने वाले थे। और ये चैन के मरते ही हेवनली डार्क लॉर्ड वहाँ पे अफसोस करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें हमारी सच्चाई तो पता चल चुकी थी, लेकिन अफसोस अब उस सच्चाई का क्या ही फायदा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकामी तो वहाँ पे ड्रैगन अवेकनिंग सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसके चलते वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा रिलीज होने लगा था। और अकामी ने वहाँ पे ये चैन की सोल का इस्तेमाल करते हुए उस सील को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस स्टोन फॉर्मेशन के ऊपर लगी हुई आखिरी सील भी टूट चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेवनली डार्क लॉर्ड तो वहाँ पे ये चैन के ब्लड को भी रिफाइन करने लगा था। जबकि उस सील के डिस्ट्रॉय होते ही हमें ड्रैगन अभ्यास के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले अकामी मौजूद थी। वो ड्रैगन अभ्यास का ऊपरी हिस्सा था, जहाँ पे अकामी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंची थी। लेकिन उस सील फॉर्मेशन के पूरी तरह से टूटते ही ड्रैगन अभ्यास के ऊपर लगी हुई लॉकिंग सील पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके टूटते ही हम देखते हैं कि ड्रैगन अभ्यास के अंडरग्राउंड में मौजूद हजारों की तादाद में डिमोनिक बैट्स मौजूद थे, जो कि अब धीरे धीरे वहाँ पे जागने लगे थे। और जागते हुए वो सभी वहाँ पे एक एक करके ड्रैगन अभ्यास से भी बाहर आने लगे थे, जहाँ बाहर आने के साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपर डोमेन में चारों तरफ फैल चुके थे, जिसके चलते तो अब आगे और भी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली थी। पर वो कमाल की फाइट हमें अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।